नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर हैं प्राइम न्यूज पर। आज हम फिर से बात कर रहे हैं बिहार की और किस तरह से बिहार में जो वोटर रिफॉर्म है उसकी जो गर्मी है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो बहस है, उसे लेकर जो तकरार है वो दिल्ली की संसद में सुनाई दे रही है। आज दो बहुत बड़े बयान आए। पहला बयान आया राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है और मैं पोल खोलकर रख दूंगा, मेरे पास आंकड़े हैं, मेरे पास डेटा है और मैं ये साबित कर दूंगा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनावों और वोटर्स के नंबर को लेकर धांधली कर रही है। उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम पूरे विधानसभा चुनाव का बायकॉट करेंगे। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में इसे लेकर रजामंदी बनानी है और रजामंदी बनती है तो इस पूरे चुनाव का हम बहिष्कार करने जा रहे हैं। लेकिन समझिए कि किस तरह से 8 करोड़ वोटर्स की गिनती 1 महीने में करने की बात इलेक्शन कमीशन ने कही। कुल 12 डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जिसके बिना पर सत्यापन होना था, जिसके बिना पर आपके नाम को ऐड करना या घटाना था। और चुनाव आयोग ने साफ साफ यह बात कह दी, ऑफिशियल बयान आया कि करीब 35 लाख वोटर्स जो हैं वो कट जाएंगे। हालांकि 1 महीने का वक्त और इलेक्शन कमीशन ने दिया और कहा कि कुछ अगर रूपरेखा को लेकर दिक्कत है, किसी तरह की सुधार की जरूरत है तो वो जरूर पूरी की जाएगी। लेकिन संसद में तख्तियां दिखाई जा रही हैं, हंगामा हो रहा है। बिहार का सवाल अब दिल्ली में संसद में गूंज रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है और उस चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव और विपक्ष बिल्कुल अड़ा हुआ है कि वोटर रिफॉर्म निष्क्रिय किया जाना चाहिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा बबल क्रिएट हुआ है रिफॉर्म को लेकर, ये सच में है या सिर्फ इस पर सियासत हो रही है। स्वागत कीजिए डॉक्टर रोहित सक्सेना का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। इसके अलावा मेरे साथ राकेश रंजन जी हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। बहुत बहुत स्वागत है रंजन साहब आपका भी। डेजी रैना मेरे साथ है, शी इज द स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा रितेंद्र माथुर मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं राकेश रंजन से करने जा रहा हूं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, ये जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि पूरे विधानसभा चुनाव का बायकॉट करने जा रहे हैं, ये वोटर रिफॉर्म वाली बात मनवाने के लिए आप पूरा संविधान, पूरी संवैधानिक व्यवस्था को हिलाने पर तुले हुए हैं? रंजन साहब जी अमित जी, आपको और आपके पैनल में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है? बाबुलंद आ रही है सर, बोलिए लाउड एंड क्लियर। सबसे बड़ी बात है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जी। और लोकतंत्र है जी। और लोकतंत्र में जो सबसे बड़ा जनता का जो हक है वो एक व्यक्ति और एक वोट का। जो ये सोच था पहले से कि गरीबों, दूषित, वंचित और जितने भी ये शोषित वंचित क्लास के जो लोग हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, गरीब है, उनको वोटिंग राइट जो लोग देना नहीं चाहते थे, वो लोग इस तरह की जो एसआईआर के नाम पे चाहे रिलीजन के नाम पे कर रहे हैं, क्योंकि एसआईआर करने से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि एसआईआर रिलीजन और सत्यापन में अंतर होता है। सत्यापन और रिलीजन होते रहता है, उसमें बहुत लंबी प्रक्रिया नहीं है और बहुत गहन प्रक्रिया नहीं है। लेकिन जहां तक एसआईआर की बात है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है जिसके लिए इतने सारे डॉक्यूमेंट्स भी मांगे गए और ये इसमें कम से कम 2 साल, कम से कम साल भर लगेगी और वो इस परिणाम में कह रहा है चुनाव आयोग की हम। और जो ग्राउंड रियलिटी ये है जी, ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीएलओ जो है, जो लोग नहीं है उनका भी फॉर्म भर दिया गया है, जो लोग मृत हैं उनका भी फॉर्म भर दिया गया। नहीं रंजन साहब प्रूफ तो दीजिए। जैसे इससे पहले की डिबेट पे मैंने कहा था कि रिफॉर्म जो हो रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन को ये फॉर्म दिखाने पड़ेंगे, विपक्ष को ये बताना पड़ेगा कि 35 लाख वोटर्स कट गए तो कैसे कट गए, ये बताना पड़ेगा कि कैसे आपने 8 करोड़ वोटर्स की गिनती 1 महीने के अंदर कर ली। आपको ये दिखाना पड़ेगा बीएलओस कहां गए और कहां से उन्होंने डेटा रिकवर किया, वहां डेटा ऐड किया। तो इसी तरह आपके लिए भी सवाल है कि प्रूफ तो करिए कि मेरा फॉर्म नहीं भरा गया लेकिन मेरा नाम आ गया, मेरा नाम हटा दिया गया, मुझसे पूछा नहीं गया। एक परिवार है उसके पास बीएलओ नहीं गया, एक परिवार नहीं है वहां पर 5 लोग ऐड हो गए। ये सब बातें जो है रंजन साहब,
इसे लेकर डिबेट में अगर आए हैं तो कुछ प्रूफ भी दिए, तब तो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछूं, तब तो मैं उनको पकड़ूं। प्रूफ तो पूरे मीडिया पे तैर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत सारे, खुद दूसरे का छोड़िए ना, मेरा खुद बिना फोटो का जमा हुआ है। कैसे मान मैं लूं? सर्च उसमें कर रहा हूं। हाँ, मैं सर्च कर रहा हूं तो उसमें मेरा फोटो लगा हुआ नहीं है। अच्छा, किसी एक महिला का मैंने देखा कि मीडिया में तैर रहा था कि उसमें नीतीश जी का फोटो लगा हुआ है। तो ये जो जितने भी है, हमको कोई रिसीविंग नहीं मिला। कल यदि मैं कंप्लेन करने जाऊं तो किस आधार पे करूंगा? और 99% ऐसे लोग हैं जिनको कोई रिसीविंग नहीं दी गई है। 99% आप कह रहे हैं 8 करोड़ वोटर्स में, यानी 7 करोड़ 95 लाख और 99,000 लोगों को रसीद ही नहीं मिली, रिसीविंग ही नहीं मिली, ये कह रहे हैं आप? कहीं कोई रिसीविंग नहीं है। नहीं, 99% का तो आंकड़ा यही हुआ ना सर, जो मैंने आपको बताया। मैं तो ये बोल रहा हूं किसी को रिसीविंग नहीं दी गई है। जितनी मेरी जानकारी है और जितने हम ग्राउंड पे गए हैं, किसी को रिसीविंग नहीं मिली। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि ये गहन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जो आप चला रहे हैं, क्या 1 महीना में संभव था? 2 महीना में संभव था? पहले डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, प्रोसेस किए जाते हैं, उसके बाद आपको मिल से एक प्रोविजनल निकलता है, उसका सत्यापन किया जाता है, फिर उसका मिल फाइनल लिस्ट निकलता है। क्या इतनी प्रक्रिया क्या 1 महीना में संभव है? जो डेटा आए हैं, जो डेटा आया, बताइए, जो लोग नहीं है, 40% लोग बिहार के लोग पलायन जो दूसरे जगह किए हैं, जिसमें अस्थायी तौर पे भी है, अस्थायी तौर पे उनका जो फॉर्म किसने भरा? तो वैसे भी वो लोग आने वाले नहीं है। दिल्ली में रहने वाला जो बिहारी है वो जाके सब बिहारी जो भाई हमारे अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं वो जाके वोट के लिए तो नहीं जाएंगे बिहार। चलिए ठीक है, मैं अब जा रहा हूं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास, उसके बाद मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। और रितेंद्र सर, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, प्लीज अलाउ मी फ्यू मोर मिनट्स विद द डिबेट। डेजी रैना जी, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं चुनाव आयोग की पोल खोल कर रख दूंगा। जितनी भी एपेक्स बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट बीजेपी कंट्रोल कर रही है, चुनाव आयोग बीजेपी कंट्रोल कर रही है, सीबीआई कंट्रोल कर रही है, रॉ कर रही है, आईबी कर रही है, सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है। अगर सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में है, इलेक्शन कमीशन डेटा जारी नहीं कर रहा है, नकली फर्जी वोटर्स को जोड़ रहा है, कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई। कैसे बन गई? अगर बीजेपी सब कुछ कंट्रोल कर रही है तो पूरा देश भगवा दिखना चाहिए। कर्नाटक में चुनाव में आप लोग बेहतर किया, आपने अच्छा किया। सिद्धरामैया जैसे मजबूत मुख्यमंत्री को, मजबूत नेता की कैंपेनिंग को आप लोगों ने धता बता दिया और वहां पर आपने सरकार बना ली। तो राहुल गांधी बहुत पिक एंड चूज हो गए, बहुत स्पेसिफिक बातें करते हैं। और चाहे जितनी भी हालत खराब हो जाए, कम से कम इलेक्शन कमीशन जैसी अपेक्स संस्था के बारे में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एजेंट हो गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको लेकर नेता बयान देते हैं। तो अगर इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी होती तो फिर कहीं चुनाव नहीं जीतते आप लोग। डेजी रैना, देखिए, राहुल जी सही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा भाजपा का। भाजपा ये कर रही है कि जहां उनकी जैसा राज चल रहा है, नीतीश कुमार इन्वॉल्वमेंट उनका है कि बिहार एक बहुत बड़ा है कि वहां पर इलेक्शन बोर्ड, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है, पूरे देश की नजर। सारे काम रुक चुके हैं, एक कुर्सी के पीछे सब भाग रहे हैं, देश अस्त व्यस्त हो रहा है। ये किसी को चिंता नहीं है, विकास की ओर कोई नहीं जा रहा। हर जगह हिंदू, मुस्लिम, दलित, ओबीसी पे जा रहे, सब अपनी कुर्सी की लड़ाई सब है। इसलिए ऑब्वियस है रूलिंग पार्टी का सपोर्ट इलेक्शन कमीशन, ये सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है उनका। अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए हम जाएंगे, उसके लिए फार्म 6 होता है, फार्म 7, फार्म 8 होता है। अगर बीएलओज होते हैं, वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अकॉर्डिंग पहले हमने देख चुका था कि हमारे पास एक राशन कार्ड होता था, उसके तहत जैसे भी राशन डिपोज होते थे वहां पर निरीक्षण होता था कितने वोटर्स हैं जो मूल यहाँ के निवासी भारतवर्ष के हैं। अगर इस पर हमें साजिश दिख रही है, सरासर साजिश है, 1 मंथ के अंदर अंदर आप कह रहे हो हमें स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए। इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? इसका मतलब सरासर ये एक साजिश है जो इलेक्शन कमीशन चाहता है कि रूलिंग पार्टी का सपोर्ट हो जाए। ये नहीं कतई होने देंगे, इसके लिए बहिष्कार हो जाएगा। ये आने वाले समय में आप देखेंगे। डेजी मैम, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं पोल खोल दूंगा चुनाव आयोग की। ऐसा क्या आंकड़ा उनके पास चुनाव आयोग के बारे में कि वो धमकी दे रहे हैं कि जैसे कोई स्टिंग ऑपरेशन उनके पास है, वो पोल खोल देंगे?
डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इज द पीपल। Right. अगर यहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है, हर एक को हक बोलने का, हर एक को वोट देने का हक है, लेकिन आप चीट यहाँ पे भी कर रही हो, तो फिर सच्चाई कहाँ हिंदुस्तान में बची है? फिर तो यहाँ अंधा कानून हर जगह है, जो भाजपा अभी कर रही है। हर जगह भाजपा ये जो ही, मैं कश्मीर से हूँ, जम्मू कश्मीर से हूँ, मुझे आपको पता ही है कि वहां क्या हो रहा है। ये सब्जेक्ट नहीं, आज मैं नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन बिहार में जो हो रहा है ये सब सरासर चीट है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों? पूरा देश उसके साथ है सर, युवा पीढ़ी उसके साथ है, पूरा बिहार। आपने देखा होगा अभी जो हुआ था, 25 करोड़ लोग रोड पे आए थे, यूं ही नहीं आए थे, क्योंकि उनको हो चुका है कि यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है, बदलाव चाहिए देश में, वो यहाँ की जनता चाहती है। सड़क पे जो लोग थे वो कामगार बिहारी नहीं था, एक मजदूर जो 300 रुपए की दिहाड़ी पे काम करता है, वो बिहार बंद में नहीं आएगा मैम। आपने आई कार्ड चेक किया था उनका? आपने देखा था वो बिहारी नहीं थे? ये कहने तो वाली बात क्या आपने आई कार्ड 90,000 लोगों का चेक किया था डेजी जी? आपने आई कार्ड चेक किया था? एक नौकरी पेशा आदमी जो 5 लोगों को पटना में पाल रहा है 5,000 रुपए महीने में, वो बिहार बंद में नहीं जाएगा। नौकरी पेशा मजदूर गरीब आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी के लिए जाके बिहार में प्रदर्शन नहीं करेगा रोड पे। बेरोजगारी से जूझ रहा है, आप देश की हालत देख रहे हो, इंटरनेशनल लेवल पर देश को बेचा जा रहा है, ये सबको दिख रहा है। जो भाजपा की देन है, हमारा देश जिस स्तर पे पहुंच चुका वो देन है भाजपा की। आज देखिए हर जगह हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हर जगह हो रहा है ये चीजें, हर जगह चीट हो रहा है, और हमारा भारत बिक रहा हमें दिख नहीं रहा। हम सिर्फ बाहर में सामान ले रहे हैं, भारत पर पे हमारी नजर नहीं है, भारत पे क्या हो रहा है, यहाँ पर गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से। ठीक है डेजी जी, I'll have to go to बीजेपी स्पोक्सपर्सन रोहित जी के पास। रोहित जी, इसलिए मैंने पहले दोनों प्रवक्ताओं से सवाल किया ताकि आप क्यूमुलेटिव जवाब दोनों प्रवक्ताओं के दिए, जिस तरह के आरोप, जिस तरह की गंभीर बातें वो कह रहे हैं। मेरा भी एक सवाल है रोहित सक्सेना आपसे कि विपक्ष जिन विषयों पर घेर रहा है उन विषयों पर बीजेपी ने क्लैरिटी नहीं दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग रही हो, ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी की बात रही हो, वोटर रिफॉर्म बिहार में चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू किया जाता है, 1 महीने में उसे खत्म करने की बात कहते हैं। बिहार में 25-30% आबादी जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ मनरेगा कार्ड है, ज़्यादातर लोगों को तो बिहार में ये भी नहीं पता कि पैन कार्ड किस काम आता है। जो मजदूर वर्ग है, ST SC OBC और दलित हैं, और जो अति पिछड़ा दलित जो बिहार में कहा जाता है, उनकी आबादी भी 8-9% है। तो कुल मिला लें अगर इसको सक्सेना साहब, तो करीब 40% ऐसी आबादी है जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, जो बहुत वेल नोन नहीं है, जो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है। उनका ख्याल सरकार को नहीं आया, और अगर ये करना ही था वोटर रिफॉर्म तो भाई 2 महीने पहले कर लिया होता, और थोड़ा पहले कर लेते। ऐसा तो है नहीं कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब होने थे ये इलेक्शन कमीशन को नहीं पता था कि कब उनका 5 साल पूरा हो रहा है, लेकिन एकदम अचानक सब कुछ करना, और विपक्ष को मौका तो आप ही लोगों ने दे दिया कि हंगामा करिए, संसद चलने मत दीजिए। हम टैक्स पेस का पैसा पानी की तरह बह रहा है संसद में, और नेतागढ़ तख्तियां लेके अपने एयर कंडीशन कमरों और गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसा तो हमारा बर्बाद हो रहा है। सक्सेना साहब, पहले तो आप लीडर बीजेपी तो ये थोड़ा सा करेक्शन करा लीजिएगा, अलग व्यवस्था लिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। दूसरा, मुझे लगता है मैं सिलसिलेवार तरह से जवाब दे और फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूं। अभी एक साथी ने हमारे कहा कि ऐसा, रोहित जी आपकी आवाज क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही मुझे। मैं पीसीआर प्लीज चेक हिज ऑडियो, प्लीज चेक हिज ऑडियो चैनल्स। जी बोलिए डॉक्टर रोहित, बोलिए। अभी क्लियर है क्या? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि ऐसा संभव नहीं है, तो संभव तो आप बताइए 370 हटाना भी नहीं था, 35 भी हटाना भी नहीं था, 3 तलाक भी नहीं था, हुआ ना? आप कह रहे थे खून की नदियां बह जाएगी, मच्छर भी मरा क्या? समस्या क्या है? आपकी पॉलिटिकल विल कितनी स्ट्रॉन्ग है ये बहुत मायने रखती है, और यदि आपकी पॉलिटिकल विल स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर गुजरते हैं, जिसका उदाहरण रोज हमारी सरकार देती जा रही है। हम ना दबाव में काम करते हैं ना दबाव में मारते हैं। समस्या क्या है इनके साथ? चुनाव जीत जाता है तो लोकतंत्र की जीत हो जाती है, जनता जवाब दे दी जाएगी।
लेकिन हारते ही क्या हो जाता है, ईवीएम बेवफा, चुनाव आयोग बेईमान, ये सारी चीजें इनके साथ है। हमारी कांग्रेस की साथी कह रही थी कि ये दलित और मुस्लिम और हिंदू करते रहते हैं। हम तो SIT कर रहे हैं, वोटर रिफॉर्म कर रहे हैं, दलित मुस्लिम तो आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे। और यदि आपको ये लगता है कि हम कोई भी डिसीजन बिहार को लेकर के गलत कर रहे हैं, तो चुनाव है आगे, जनता जवाब दे देगी क्या करना है। अभी उन्होंने कहा कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है, शब्द कहा, 24 के जवाब से समझ में नहीं आया क्या जनता किसके साथ है। मुझे एक बात बताइए, SIT में जिस चीज से बता रहा है भूमि अधिग्रहण गलत हो रहा है, 2013 में ये बिल पास हुआ था भूमि अधिग्रहण, जयराम नरेश उस समय ग्रामीण मंत्री हुआ करते थे, ग्राम विकास मंत्री, वही मसौदा है ना कि कोई बदलाव हुआ है। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस जीती क्योंकि उसी ने तो भूमि अधिग्रहण कानून लगाया था। रोहित जी एक मिनट, रोहित जी जस्ट होल्ड ऑन। रोहित जी, आप राकेश रंजन जी आप सुन पा रहे हैं रोहित जी को? राकेश जी आप सुन पा रहे हैं? डेजी कैन यू हियर मी? डेजी आप सुन पा रहे हैं उनको? नहीं, ऑडियो में थोड़ा इशू है। मैं रोहित जी मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, मैं जा रहा हूं माथुर साहब के पास। प्लीज सर, प्लीज करेक्ट हिज वॉइस। माथुर सर, दो बातें हैं जो समझने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, विपक्ष जो बातें कह रहा है, चाहे वो बिहार के रिफॉर्म को लेकर हो, वोटर रिफॉर्म को हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, डोनाल्ड ट्रंप का बयान हो, या फिर संसद में तमाम विषयों पर ना बोल देने का आरोप। राहुल गांधी कहते हैं मुझे बोलने नहीं दिया जाता, फिर वो कहते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के कंट्रोल में है, हम पोल खोल देंगे चुनाव आयोग की, हमारे पास डेटा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि वी विल बायकॉट होल असेंबली इलेक्शन, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, इंडी गठबंधन एक साथ आ जाएगा, हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इज इट ए गुड पॉलिटिकल प्रैक्टिस माथुर सर, या लग रहा है कि मनमाना तरीके से जिसको जो कहना है, कोई कहता है कि हम वक्फ बिल को कचरे के डब्बे में डाल देंगे, कोई विधानसभा के अंदर कहता है बिहार में कि किसी के बाप की विधानसभा नहीं है, कोई किसी को गाली दे रहा होता है, कोई किसी पर चप्पल फेंक रहा होता है। माथुर सर, माथुर सर आपसे मेरा सवाल था। माथुर सर प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ सर, आ रही आवाज, बताएं सर, बताएं। सुनाई दे रहा है सर, प्लीज से। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, प्लीज गो अहेड सर, गो अहेड। मेरी आवाज ठीक से आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर, लाउड एंड क्लियर, यू कैन कैरी ऑन सर। मैं कहना चाह रहा था, ये सब जो देश के अंदर जो विपक्ष, जो हमारे देश के समय विपक्ष है, तो ये विपक्ष की स्थिति इस समय ऐसी है कि एनआरकी चाहता है। ये लोग काम नहीं करना चाहते देश के अंदर, इनका इस विपक्ष की भूमिका में बिल्कुल भी नहीं है ये लोग, और ये देश में अराजकता चाहते हैं। और ये अराजकता कैप्सूल मिला है इनको कहीं से कि भाई आप ये कैप्सूल खाइए, तो इससे जो आपको ताकत मिलती है उससे आप यहाँ भारत के अंदर अराजकता फैलाइए। तो मैं जो नटशेल में निकालूंगा वो इस ढंग से निकालूंगा। ये चुनाव नहीं हो रहे हैं, ना ये चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ये ना विपक्ष है देश का, ये कैसी पॉलिटिकल ग्रुप है लोगों का जो एनआरकी चाहती है देश के अंदर। राकेश रंजन जी का ऑडियो लीजिए पीसीआर। अगर मान लीजिए वास्तव में चुनाव चाहते या इनका विश्वास होता भारत के लोकतंत्र के अंदर। जी किसको बैठाए हुए हैं आप? ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है। एनआरकी बाद में जो विपक्ष में था, इसके पहले ये लोग क्या करते थे? तो एनआरकी के लिए करते थे विरोध। अरे सुन लीजिए ना, ठीक है। ऐसे लोगों, ऐसे राकेश जी प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। राकेश जी प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक। I'll come to you. Just hold on. Just hold your horses sir. मैं आ रहा हूँ। माधु सर प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंप्लीट, प्लीज। मैं कह रहा था कि ये इसके अंदर जो पॉइंट आ रहे निकल के वो ये है कि आज आरजेडी और कांग्रेस कह रही है कि हम वहाँ बिहार में चुनाव नहीं लड़ेंगे। राइट सर। तो आज वहाँ बिहार की जनता के सामने एक प्रश्न ये आ रहा है कि अगर चुनाव के अंदर ये बायकॉट करते हैं, जो नहीं करेंगे वैसे तो, पर चुनाव बायकॉट करते हैं तो वो इनके बिना चुनाव लड़ने को तैयार है। आज दूसरी स्थिति ऐसी है कि आपके पास समय है अभी भी, आप अपने स्थानों में जाइए। आज जैसे एक जगह पे आपको लाखों लोग, मतलब छोटे मोटे लोग नहीं है, तो एक आंकड़ा देखा जाए तो लगभग बहुत सारे लोग मर चुके हैं जी। उनका आंकड़ा लगभग जाता है कि लगभग 28 लाख लोग जो है बिहार में वो पकड़े गए, ऐसे ढूंढे गए जो वहाँ के वोटर्स नहीं है। ठीक है। और एक बड़ा ग्रुप निकलता है देश का कि वो एक जो उन्होंने निकाला है कि बिहार छोड़ के जा चुके हैं कुछ लोग,
वो उनके दूसरे स्टेट के अंदर वोट चले जा चुके हैं। अब आजकल क्या है, चुनाव आयोग के पास तो एक ऐप है, उस ऐप से चुनाव आयोग ने एक एक आदमी को पकड़ के जांच दिया कि बिहार का रहने वाला है तो बिहार में वोटर है कि नहीं है। तो एक लगभग कहते हैं 27 ऐप जो है चुनाव आयोग ने इकट्ठे किए, उन सबको कंबाइन किया और उनसे मिला के एक चीज तैयार की कि इतने वोटर हमारे स्टेट के, इतने स्टेट के वोटर नहीं है। अब मुझे दूसरा प्रश्न करना चाहिए कि हमारे स्टेट के अंदर जैसे आपके यहाँ चुनाव हो रहा है तो आपके जो व्यक्ति आपके राज्य का नहीं है या आपके क्षेत्र का नहीं है, जहाँ वोटर अधिकार नहीं देता, उसको क्या वोट डालने दोगे वहां पे? और भारत का नागरिक है तो क्या उसको वोट डालने दोगे आप? ये सवाल तो इनको विपक्ष को उठाना चाहिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो वोट डाल रहे हैं, उनको भगाना चाहिए इनको। ठीक है माधव सर, ये इस सवाल का जवाब मैं डीजीजी से भी लूंगा और राकेश रंजन से। राकेश रंजन प्लीज पहले आप, क्या आप सच में विपक्ष काम नहीं करना चाहता? एनार्की है क्या कि किसी को काम करने नहीं देंगे, ना खुद काम करेंगे? और एक सवाल और भी है राकेश भाई, क्या ये डर है कि विधानसभा चुनाव में हार हो सकती है इंडिया गठबंधन की, इस वजह से भी ये पूरा केओस हो रहा है क्या? ये भी सवाल आए हैं। हाँ राकेश जी। जी बिल्कुल आ रही है सर, बताएं। पहले तो आप एक बात कह रहे थे कि टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ संसद चलाने के लिए ही होता है क्या? देश चलाने के लिए होता है करोड़ से ज्यादा, 30 लाख करोड़ से ज्यादा जो अपने मित्रों का माफ कर दिया जाता है, क्या वो जनता का पैसा नहीं होता? वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं होता? बिल्कुल है सर, बिल्कुल। इसके अलावा वो फूल जो डेली गिर रहे हैं, वो करप्शन में जो खाया जा रहा है, वो टैक्स का पैसा नहीं होता है? बिल्कुल है सर। और जब सरकार को लेकर के जनता को जो वोटिंग राइट से वंचित करना चाहते हैं, उसके अधिकारों को लेकर के जब विपक्ष विरोध कर रहा है, तो यहाँ एक बैठे महोदय अनार्की कर रहे हैं। 80 के पहले चाहे जब ये लोग विपक्ष में रहते थे, जब भी विपक्ष में जहां विपक्ष में लोग हैं और जब ये विरोध करते हैं तो क्या वो एनार्की फैलाने के लिए करते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 3 तलाक से लेकर 370 से लेकर के 2 करोड़ नौकरी वाला तो बात नहीं कर रहे हैं जी। 2 करोड़ नौकरी की बात 15 लाख सबके खाते में आ जाएगा। काला धन जो लाने की बात किए थे वो क्या हो गया? 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। क्योंकि दिक्कत ये है यहाँ पर कि जो सवाल जो पूछा जा रहा है, वही सवाल तो सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया है चुनाव आयोग। एक चुनाव आयोग नहीं, आज मैं बैठ के कह रहा हूं कि बीजेपी आयोग है और बीजेपी की सारे पे सारा काम ये कर रहा है। हमें आप बताइए ना कि जितने लोग यहाँ से बाहर हैं, कौन कह रहा है कि आप FIR मत करिए, आप रिवीजन मत कीजिए? चाहे जो लोग एफिडेविट पढ़े हैं, जो महोदय बैठे हैं यहाँ, एफिडेविट जो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को दिया है वो पढ़े हैं? उसमें एक वर्ड भी घुसपैठिए चाहे रोहिंग्या के बारे में नहीं लिखा गया है, नहीं बताया गया है। और पूरा जो ताम झाम लेकर के ये लोग घुसपैठिए के बारे में कह रहे हैं और एफिडेविट में एक वर्ड घुसपैठिए के बारे में नहीं कह रहे हैं। रंजन ये फैक्ट है कि जो मित्र है चाहे वो सारे लोग हैं। राकेश भाई ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। बीजेपी रोहिंग्या के नाम पर कह रही थी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुस आए हैं बिहार के सीमा से। दिस इज फैक्ट कि एफिडेविट में ये दोनों शब्द कहीं भी नहीं है। फैक्ट। प्लीज कंटिन्यू राकेश जी, मैं जाऊंगा बीजेपी के पास। तो बहाना है इनका सिर्फ कि रोहिंग्या और घुसपैठिए के नाम पे, लेकिन रियलिटी है, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि देखिएगा इसमें से जितना वोट ये लोग काटने की बात कर रहे हैं उसमें किस जाति के और किस समुदाय का है। निश्चित रूप में वही लोग हैं कि जो आज या तो बाढ़ का शिकार है, नहीं तो गरीबी के शिकार है, न तो दलित है, वंचित है, गरीब लोग हैं। कितने लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है? 2.8% लोगों के पास बिहार में बर्थ सर्टिफिकेट है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वो भी मुश्किल से 60% 65% के पास लोगों के पास नहीं है। और ये कह रहे हैं कि इतने सारे दस्तावेज लाइए। और तीसरी बात मैं ये कहने जा रहा हूं कि इनके जिला अध्यक्ष BLO के ऑफिस में चाहे ऑफिसों में बैठ करके फॉर्म भरवाते पकड़े गए। BLA जो होते हैं, जो सारे बूथ लेवल एजेंट होते हैं पार्टियों को, किसी को सूचित नहीं किया जाता है, वहां सबको बैठाया नहीं गया और उसके बाद डेटा कलेक्ट किया गया। और डेटा कैसे कलेक्ट किया गया पूरा मीडिया पे छाया हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। नहीं राकेश जी, ठीक है, जन सरोकार की चीजों पे वोटिंग राइट
सब छीनने की जब बात चल रही है तो उसका विपक्ष जो है, सारी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जब विरोध कर रही हैं, उस पर चर्चा करने के लिए आप तैयार नहीं है। चाहे वो राष्ट्रहित की बातें हो, चाहे देश हित की बातें हो, ऑपरेशन सिंदूर की बातें हैं, पीएम जो हो जाते हैं गायब हो जाते हैं हमेशा की तरह। और उसके बाद गायब कहां है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन के साथ हुआ है, उससे देश की इकोनॉमी को फायदा है। राकेश भाई, वो गायब कहां हो गए हैं? बाकायदा ऑफिशियली वो गए हैं, सबको पूरी दुनिया जानती है कि पीएम इज अ विजिट ऑन ब्रिटेन। अब उसमें छिपा के भाग कहां गए? एक हफ्ते बाद तो चर्चा करने को तैयार है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में घंटे घंटे दे देंगे, खूब चर्चा करिए। 5 दिन बाद ही सेशन स्टार्ट होता, क्या जरूरत है कि जब उनका इंग्लैंड का दौरा है उसी समय सेशन स्टार्ट हो? हाँ, ये पॉइंट सेशन कब से स्टार्ट होगा ये पॉइंट है, इनको मालूम था ना। ठीक है, डेजी यही लोग घोषित मैं डेजी राणा के पास जा रहा हूँ। तो ठीक है राकेश भाई, पॉइंट टेकन। ठीक है, डेजी मैम बहुत देर से सुन रही हैं। डेजी मैम, दो तीन चीजें हैं। पहली तो ये कि जो राकेश भाई बता रहे कि पॉइंट ये है कि भाई सेशन एक हफ्ता बाद ही शुरू कर लेते, या तो ब्रिटेन का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कराते, उसके बाद सेशन होता, या तो पहले जवाब दे देते, उसके बाद सेशन के लिए चले जाते, उसके बाद चले जाते ट्रेड अग्रीमेंट करने के लिए ब्रिटेन के साथ। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि एक टर्म आजकल बहुत नया इजाद हुआ है, पॉलिटिकल पंडित बहुत यूज़ करते हैं कि पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन एक वर्ड आया, आपने भी बहुत सारे आर्टिकल्स में पढ़ा होगा जो बड़े बड़े मैगजीन्स लिख रहे हैं। तो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में कौन है? राहुल गांधी हैं, या बीजेपी के नेता बिहार में हैं, या तेजस्वी यादव को ये पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का जो ये तकलीफ उनको भी हो गई है क्योंकि सब कुछ उनके हाथ से निकल रहा है। बीजेपी मनमाना तरीके से वोटर रिफॉर्म करा रही है, रोहिंग्या के नाम पर वोटर्स काटे जा रहे हैं, 35 लाख लोग काट दिए गए। अब महाराष्ट्र में डेटा को लेकर राहुल गांधी बहुत परेशान थे कि शाम तक डेटा कुछ और था, 2 ही घंटे बाद लाखों लोग ऐड हो गए। अगले दिन जब डेटा आया तो 2 ही घंटे में कैसे 50,000 वोट पड़ गए। ही ऑल्सो हैज़ अ पॉइंट, डेजी मैम, ही ऑल्सो हैज़ अ पॉइंट, बट वी आर येट टू प्रूव इट। अभी इसको प्रूव किसी ने नहीं किया, ना तो इलेक्शन कमीशन की सफाई आई है, ना राहुल गांधी ने कोई प्रूफ दिया। तो पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन में कौन है? डेजी मैम, प्लीज क्लेरिफाई, प्लीज इनलाइटन माई सेल्फ। भाजपा है, फ्रस्ट्रेशन में भाजपा है। क्योंकि बताइए, सुनिए, मैं ये बताऊंगी, जब से इन्होंने रूल किया है, जैसे यहाँ पे 2014 से इनका चल रहा है, अब ये जाने वाले हैं, इनको पता है कि हम अब जाने वाले हैं। ये फ्रस्ट्रेशन में आ गए, नई इन्होंने प्लानिंग, नई योजनाएं इन्होंने निकाल दी। अब हम वो करेंगे, अब हम ये करेंगे, जिससे कि हम कुर्सी पकड़ में आएगी। लेकिन देश में इतना फैल चुका है इनका कि ये सब फेक है, सिर्फ बातों से बोलते हैं, जमीनी सतह पे कुछ नहीं होता भाजपा के थ्रू। इन्होंने कौन सा काम मुझे दिखाओ आज तक किया डेवलपमेंट का? हर चैनल, हर जगह सिर्फ हमें होता है हिंदू मुस्लिम मस्जिद और मंदिर। ये आप भी देखते होंगे, दुनिया देखती है। आप कश्मीर से, कश्मीर बदल गया डेजी मैम, कश्मीर से हूँ, आप कश्मीर से 10 साल पहले कश्मीर और आपके कश्मीर में बहुत फर्क है। कश्मीरी पंडित हूँ, और मुझे बताइए, आज तक आप कश्मीरी पंडित, हम अपने ही देश में शरणार्थी हैं, ये आज तक हमें नहीं बसा सके, जबकि हम टोटल 5 लाख हैं। ये क्या कर रहे हैं? मैम, वो आतंकवाद रीजन है डेजी मैम, आपको भी पता है, टेररिस्ट वो रीजन है। बना रहे हैं उन इलिटरेट लोगों को, अंधभक्त बना रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्व का वर्ड जो यूज करते हैं, 2-4 वर्ड्स इन्होंने रखे हैं जिससे हिंदू बेचारे हिंदू का वोट पा रहे हैं और वो अंधभक्त होते जा रहे हैं। मैम, कश्मीरी पंडितों के लिए लेकिन देश का दर्द किसको है? जिन्होंने, मैम वो डिबेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको आपके साथ थोड़ी डिबेट कर लेता कश्मीरी पंडितों को लेके, क्योंकि कश्मीर में सरकार ने 2 दर्जन ज्यादा कैंप्स बनाए जहां पर रहना, खाना, सिक्योरिटी भारत सरकार, राष्ट्रीय राइफल्स और मिलिट्री दे रही है। ठीक है, एनीवेज, शायद आवाज उनको नहीं मिल रही, प्लीज चेक करेगा। डॉक्टर रोहित सक्सेना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर रोहित, ठीक है, देखिए डॉक्टर रोहित, हाँ अब आपकी आवाज क्लियर है। डॉक्टर साहब, 2-3 चीजें हैं, या तो प्रधानमंत्री पहले क्लैरिटी करके वहां चले जाते, लेकिन विदेशी मामला है, डिप्लोमेटिक इश्यूज होते हैं तो आदमी अपने हिसाब से टाइम डिसाइड नहीं कर सकता, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन अब जवाब तो देना होगा भाई, ऑपरेशन सिंदूर पे देना होगा। ट्रंप 24 बार कह चुके हैं कि हमने सीज फायर कराया, 5 फाइटर जेट किसके गिर गए इसे लेकर जानकारी नहीं है। और अगर हमारी सेना है, हमारे फाइटर जेट है, इट्स आर वॉर बिटवीन पाकिस्तान, तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी आंसर्स। अब हमारे लिए तीसरा आदमी बोल रहा है, मतलब तकलीफ हमको है, हमारे मौसा जी का बेटे के भतीजे का जो बेटा पैदा हुआ वो हमारे लिए रिप्लाई कर रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम डायरेक्ट अपनी हम क्या डिप्लोमेटिकली इतने वीक हैं कि ट्रंप साहब हमारे बारे में बता रहे हैं और वो नए खुलासे कर रहे हैं। भारत सरकार ने बताया नहीं कि कितने राफेल गिरे, पाकिस्तान के कितने F-16 गिरे, ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं 5 विमान गिर गए जी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतने सारे नैरेटिव्स हैं, क्लैरिटी करिए और आगे बढ़िए ना। बिगाड़ रही है जो यहाँ पे, ठीक है डेजी मैम,
आई गेस यू आर अनएबल टू हियर मी। डेजी मैम, शायद यू आर नॉट गेटिंग माय वॉइस। पीसीआर प्लीज इनका वॉइस ऑन करके मैम को दोबारा रिकनेक्ट करिए, रिप्लाई करिए। डॉक्टर रोहित, हमारे एक साथी बात कर रहे थे किसानों की आय की। इनको बता दूं, जो किसानों की आय 2015 में 8,059 रुपए थी, वो एनएसएस होगा डाटा है जी, डेटा नहीं है जी। 2022-23 में वो आय 13,000 से 15,000 हो गई है। सुनते जाइएगा। 11 करोड़ किसानों के खातों में 2.80 लाख करोड़ से अधिक ट्रांसफर हो चुका है जी। 2014 में जो एमएसपी 35,000 करोड़ थी, 2022-23 में 2 लाख करोड़ हो गई है। समस्या क्या है? इन लोगों को कोई भी नैरेटिव बनाना है, कोई भी नैरेटिव सर्व कर देना है, उसके पीछे ना डेटा होगा, ना उसके पीछे कोई तथ्य होंगे, ना कुछ होगा। अभी कांग्रेस की साथी हमारी कह रही थी कि ये लोग जाने वाले हैं, यानी आपको लग गया आप आने वाले हैं। तो मजे करिए, रो क्यों रहे हैं? आप आने वाले हैं ये आपको भी पता नहीं है, रो आप इसलिए रहे हैं। ये समस्या है आपकी। और समस्या क्या है इनकी भाई साहब? मैंने बताया ना, आप जीत जाएंगे तो जनता ने जवाब दे दिया लोकतंत्र की। अभी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे। आप समझिए वो सीन मैं आपको बता रहा हूं। जिस समय गणपति पूजन में चीफ जस्टिस साहब के यहाँ प्रधानमंत्री गए थे, सबने ट्विटर पे भाई साहब एक्स पे लिखना शुरू कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट भी बिक गया, सीजीआई भी इनकी गोद में बैठ गए। और 1 घंटे बाद केजरीवाल की जमानत हो गई तो कानून ना होता, तो सरकार का पर्दाफाश ना होता। ये पल में तोला पल में मासा, ऐसी राजनीति करते हैं। ये राजनीति है आपका स्तर? अरे शर्म करिए भाई साहब। आपको सेना पे विश्वास नहीं है? बताइए मुझे वो लम्हा आपने देखा है, राफेल पे नींबू मिर्ची आपके नेता ने टांगी, क्या करना चाहिए उसके साथ? मजाक उड़ाएंगे आप भारतीय सेना के हथियारों का? अरे डूब के मर जाना चाहिए आपको ऐसी राजनीति करने से पहले। वही दिनकर साहब जिनकी मिमिक्री कर रहे थे ना आप, उनके लिए आप ऐसे विधवा भी कर रहे हैं। अरे कोई राजनीति का चरित्र है आपके पास कि कुछ भी करिएगा राजनीति को लेकर के? समस्या क्या है? इनकी राजनीति आज बिल्कुल आधार विहीन हो गई है। ये हर मुद्दे को लगता है कि अभी ये आया इसको लपक लें, फिर बाउंस बैक हो जाता है, फिर लगता है नहीं ये सही नहीं था, अब ये करते हैं, फिर बाउंस बैक होता है, नहीं ये सही नहीं था। अरे भाई साहब, राजनीति का एक नीति होती है, बिना नीति की राजनीति मत करिए, वरना जहां आप खड़े हैं ना उससे ज्यादा बदतर स्थिति हो जाएगी आपकी। आपको याद होगा 1999 में जब अटल जी ने कहा था ये सदन में कि हम उस दिन का इंतजार करेंगे जिस दिन हमारी सरकार बहुमत में आएगी और सब बदल के दिखाएंगे, 370 भी हटाएंगे, विवाह अधिनियम भी लाएंगे और हम लेकर के आए। क्या बात करते हैं आप? किसको मुंह दिखाइएगा आप जाकर के? जीत जाइए तो जीत है, हार गए तो बेईमानी। अरे हम हारे कर्नाटक, हमने स्वीकार किया, हम हारे हिमाचल, हमने स्वीकार किया, हम वेस्ट बंगाल हारे, हमने स्वीकार करिए। कम से कम इतना कलेजा रखिए कि हार को स्वीकार करने की हैसियत हो आपकी। हमेशा मत बताइए कि आपके साथ बेईमानी हुई है, वरना इस तरह की बेईमानी जनता आपको 14 में दिखाई। आपने कहा ना जनता किसके साथ है, 24 में पता चल गया, 19 में पता चल गया, उत्तर प्रदेश में 17 में पता चल गया, 22 में पता चल गया, जो अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। और समस्या क्या है कि इनको बहुत अच्छे से पता है बिहार में ये बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। इनके पास कोई ग्राउंड पे काम नहीं है, कोई इनके पास। ठीक है डॉक्टर रोहित, यू हैव अ वैलिड पॉइंट। डॉक्टर रोहित, यू हैव अ वैलिड पॉइंट। आई हैव टू गो टू माथुर सर। सर मुझे एक बात बताइए, एक ठीक है बात पूरी कर लिए रोहित जी, प्लीज बात पूरी कर लीजिए। 5 सेकंड हाँ नहीं आपने पूरा वक्त लीजिए, पूरा वक्त लीजिए। बोलने नहीं दिया जाता। हाँ पूरा वक्त। सुनिए, 51% अटेंडेंस है राहुल गांधी की, टीआरएस का डेटा निकाल लीजिए। 49% थी सोनिया गांधी की, 21% है पूरी आम आदमी पार्टी की। अरे आपने राष्ट्रीय स्टैंडर्ड तक को नहीं टच किया किसी पार्टी ने। और मुझे बताइए, भाई साहब बैठे हैं माथुर साहब, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो काउंटर कर दीजिएगा। बीजेपी की सरकार में 100% आउटपुट हुआ हर सदन में। एक सदन उठा के बता दिए 65 साल में इसका 100% आउटपुट हुआ हो, एक सदन बताइए मुझे। ठीक है डॉक्टर रोहित, यू हैव अ वैलिड पॉइंट। आई हैव टू गो टू माथुर सर। सर मुझे एक बात बताइए, जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करते हैं इंडिया गठबंधन के नेता, मजाक उड़ाते हैं संसद के प्रांगण के अंदर ही, और जैसे ही इस्तीफा होता है जयराम रमेश एक इमोशनल पोस्ट कर देते हैं, बैलेंस करना जानते थे, अच्छे लीडर हैं,
उन्होंने कई बार विपक्ष को भी बोलने का मौका दिया, ठीक है। उसके बाद आप कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं, वहां पर आपकी बल्ले बल्ले होती है। जहां आप चुनाव हार जाते हैं वहां पर आप कहते हैं कि ईवीएम में तो कुछ लोचा है, कुछ उसमें फॉल्ट है, कुछ तो उसमें सेटिंग की गई है, हम चुनाव हार गए। तो आइदर टेक लेफ्ट और राइट, दोनों नावों पे चढ़कर चलने से इंसान की स्थिति क्या होती है सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष एक फर्म स्टैंड नहीं ले पा रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो बीजेपी है वो लगातार मुसलसल आगे ही बढ़ रही है। दक्षिण भारत को माइनस करते तो ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो क्या वो स्टैंड जो फर्म होना चाहिए, अब इनके हाथ से राजस्थान भी निकल गया, मध्य प्रदेश भी निकल गया, धीरे धीरे अब ये बीजेपी के जो कैडर है बड़ा होता जा रहा है। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं माथुर सर, लेकिन क्या बीजेपी की तरफ फर्म कैडर बेस्ड पार्टी बनना कांग्रेस के लिए अभी थोड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है, छोटी मोटी चुनौती नहीं है। एक्चुअली कैसा है, सीरियसनेस नहीं है, पॉलिटिकल सीरियसनेस को कहते हैं ना। हाँ। अब आप अगर बहुत समय राजनीति को समय से अगर देख रहे हैं, हाँ। तो आप विपक्ष को, जो विपक्ष में से बीजेपी विपक्ष में, तो वो सदन में जाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। फिर भी हम लोग सदन के बाहर जो विपक्ष के नेताओं से और कांग्रेस के नेताओं से मिलते थे, तो सब आपस में हावी मजाक तो करते ही हैं। तो कहते यार तुम लोग सब नूरा कुश्ती में लगे हुए हो, सदन के अंदर बेवकूफ बनाते लोगों को। तो वो भी हंसते थे, बोले चलो आप मिठाई खिलाते हैं आप लोग तुमको। तो ऐसी बातें होती, पर ये है कि वो मुद्दे उठाते समय चूकते नहीं थे, वो तथ्य रखते थे और तथ्य में बात होती थी। पर यहाँ पूरा विपक्ष हम देख रहे हैं सिर्फ शोर मचाता है, अपनी बात नहीं रखता, और फिर कहता हूँ बोलने का मौका नहीं। अरे तुमको कौन रोकने वाला बोलने से भैया? आप जब सरकार सदन जब चलता है तो लीडर ऑफ द अपोजिशन मतलब प्रधानमंत्री का पाप होता है वो समय, सारी सरकार उसके सामने नतमस्तक होती है। अगर लाल कृष्ण आडवाणी विपक्ष के नेता थे, वो आदमी सदन में खड़ा होकर 2 शब्द बोलता था, सारी सरकार समझ में आती, सरकार खड़े होकर बोल रही है, सरकार उस पर ध्यान देती थी। यहाँ राहुल गांधी जी कुछ बोले, इनको को सुनने को तैयार नहीं है, इनको बहुत हल्केपन में लिया जाता है। तो इनने जो इमेज बना ली अपनी, वो भी गड़बड़ है ना। उस इमेज को ब्रेक करना चाहिए, राइट। इमेज को सीरियस प्लेस लाना चाहिए। आप गंभीर बनोगे, आपके कोई गंभीर नेता उसको खड़ा करो, आप नहीं हो तो कोई बात नहीं, दूसरे नेता खड़ा कर दो, कम से कम उसकी बात को कोई सुने तो सही, गंभीरता से ले तो सही। आज तो विपक्ष को कवर करने में समझ में नहीं आता जी, क्या बोला? ठीक है सर, ठीक है, आपने बात पूरी कर ली सर। सर यू डन, यू स्टिल वांट टू से समथिंग? माथुर सर, आर यू डन, यू स्टिल वांट टू से समथिंग? हाँ नहीं, बस ठीक हो गया। ठीक है। आप राकेश रंजन जी मेरे साथ। राकेश, एक मसला ये भी है, आरोप जो लग रहा है कि भाषा की मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। अब मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ या किसी अन्य पार्टी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, छीटाकसी और भाषा की मर्यादा बीजेपी नेताओं ने भी लांघी है बहुत मर्तबा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आरजेडी या कांग्रेस के नेता ही करते हैं, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आपकी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया। पत्रकार प्रेस वार्ता चली थी, पत्रकार ने सवाल पूछा, तेजस्वी यादव ने कह दिया कि ऐसे सूत्र को हम, पता ही होगा आपको। तो क्या एग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है इलेक्शन में? वन शुड बी वेरी एग्रेसिव टुवर्ड्स हिज फाइट एंड विन, लेकिन भाषा की मर्यादा भी रखिए। अब वोट रिफॉर्म पे क्या क्या बोले जा रहे हैं आप लोग, इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, पूरे संविधान को, किसी को नहीं बख्शा आपके नेता ने। राकेश जी, जब संवैधानिक संस्थाएं और सरकार सूत्रों का भाषा बोलने लगे, जिसको आंकड़ा जारी करना है, अरे पत्रकार ने सवाल पूछा था, मोदी जी ने नहीं करना है, रुकिए ना। हाँ। तो वो अपना जो खबर जो प्लांट कराना है वो सूत्रों की तरफ करने लगे, तो ऐसा होना लाजमी है। अब 11 साल से केंद्र में सरकार है, 20 साल से राज्य सरकार में, अभी तक ये लोग बता नहीं पाए कि कितने घुसपैठिए हैं, और उसको मीडिया के थ्रू खबर प्लांट कराना चाहते हैं। दूसरी बात, मेरे और भाषा की मर्यादा, अभी आपके डिबेट में बैठे हुए जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, विधवा विलाप की कर रहे हैं और क्या क्या के भाषा का यूज कर रहे हैं, तो भाषा की मर्यादा पे तो ज्ञान नहीं। विधवा विलाप असंसदीय भाषा नहीं है राकेश रंजन जी, विधवा विलाप असंसदीय भाषा नहीं है। महिलाएं कमजोर नहीं होती है। अच्छा, कितने का मुझे आपत्ति है। अच्छा, महिला भी और काम बोलने का क्या मतलब है? सूत्र को आपके नेता मूत्र बोल देते हैं तो उससे आपत्ति नहीं है आपको? उससे आपत्ति नहीं है क्या? कि लोकतंत्र
जो है ना किसी की बपौती नहीं है। आप अब आप भी आ गए उसी भाषा पे। संसद भी किसी की बपौती नहीं है, ये जनता की बपौती। बिल्कुल इस्तेमाल किया है। तभी तो विधानसभा में भी आपके नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विधानसभा किसी के बाप की नहीं है। जनता जिसको बिता करके भेजेगी वो उसमें जाएगा। कोई ये मान ले कि मेरी बपौती है तो ये नहीं चलेगा। दूसरी बात जो है, ये जो सब चीज का ठेका लिए होते 400 का नारा ये लगाए थे ना, 240 तो पहुंच गए। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जनता बहुत उनको प्यार कर रही है। तीसरी बात अटेंडेंस की बात कर रहे थे। अटेंडेंस की बात जाकर के देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी के अटेंडेंस से 3 गुना राहुल गांधी जी का अटेंडेंस है, 2 गुना से ज्यादा आम आदमी पार्टी का अटेंडेंस है। एक आम सांसद, राकेश जी, एक आम सांसद, एक सांसद और एक प्रधानमंत्री, दोनों के कामकाज में फर्क होता है बॉस। दोनों के कामकाज, दोनों की जिम्मेदारियों में बहुत फर्क होता है। आप एक सांसद की तुलना प्रधानमंत्री से कैसे कर सकते हैं? रोहित सक्सेना जवाब दीजिए। रोहित सक्सेना, रोहित सक्सेना, सबसे पहला कर्तव्य जो है जनता, रोहित सक्सेना बोलेंगे। बस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। समझिए, अभी मुझे इनको संसदीय प्रक्रिया भी बतानी पड़ेगी। समस्या ये है। बताइए रोहित जी, बताइए, जानकारी कम है। सुनिए, जानकारी बढ़ाइए भाई साहब अपनी, जेडीयू के भाई साहब, जानकारी बढ़ाइए आरजेडी भाई साहब। सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, हमारे धर्म में कहा गया है शिक्षा किसी से भी मिले, बड़ा हो छोटा हो, सीख लेना चाहिए, थोड़ी सीखिए। अरे सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए भाई साहब, आपका नॉलेज चेंज हो जाएगा। अगली डिबेट में आपको मूवी नहीं खानी पड़ेगी, थोड़ा सा जीके अपना तेज कर लीजिए। सुनिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब सुन लीजिए। अरे व्याग्रता से काम नहीं होगा। मुझ बेचारे बच्चे की भी सुन लीजिए, आपसे छोटा होऊंगा शायद। सुनिए, बोलिए डॉक्टर साहब बोलिए। जो सदन है उसमें माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री अटेंडेंस के दायरे से इसलिए बाहर होते हैं, उनकी उपस्थिति उसी दिन होती है जिस दिन उनको सदन में अपने संबंधित मंत्रालय का जवाब देना होता है। Exactly. राहुल गांधी की तुलना मत करिए, वो कभी जिंदगी में प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, इससे सदन में होना जरूरी है। और मैं आपको डेटा उस दिन से बता रहा हूँ जिस दिन से वो सिर्फ एक एमपी थे, विपक्ष के नेता अब बने हैं, समझिए। और सुनिए, पिछले सत्र में आप डेटा उठा के देख लीजिएगा, इनको 4 बार बोलना था, चारों दिन अनुपस्थित थे। माथुर साहब मेरी बात को काउंटर कर देगा, मैं गलत बोल रहा हूँ तो 4 बार इनको बोलना था, 4 बार अनुपस्थित थे। कैमरा माइक आपके घर भेज दिया जाए क्या? जैसे कांग्रेसी जाते हैं आपके घर में सारे, अरे मेरे घर क्यों मुझे? अरे सदन है, अरे मीडिया के साथ कितने कॉन्फ्रेंस किए? वही पालन करना पड़ेगा आपको, घर नहीं आएगा कुछ आपके। मेरे घर नहीं, थोड़ा राजशाही से बाहर आइए, राजा साहब बने बैठे हैं, बाहर आइए। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको सदन में आना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सदन में यदि आप चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, आप किसका नुकसान कर रहे हैं? अपने संसदीय क्षेत्र का ना, जनता के पैसे का ना। सरकार तो कह रही है हम बात करेंगे। और सुनिए, आपको याद होगा वो पल, इसी सत्र की मैं बात कर रहा हूं, जगदम्बिका पाल साहब बाहर आए, उन्होंने बाकायदा कोट अनकोट इस बात को मीडिया के सामने कहा कि किरण रिजिजू और मुझसे जेपी नड्डा जी ने समय बोलने का मांगा, लेकिन किसी विपक्ष के नेता ने समय नहीं मांगा। ये कोट अनकोट उन्होंने बाकायदा मीडिया के रिकॉर्ड में ये बात कही है। अब बताइए, किस नेता ने कह दिया था मुझे बोलना है? जो कह रहे हैं आप बोलने नहीं दिया जा रहा। अरे भैया, बोलने की सदन में प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं होता डिबेट में कि मैं बोल रहा हूं आप बोलने लग जाइए, फिर कोई बोलने लग। उसमें आपको एक दिन पहले सबमिट, कम से कम एक दिन पहले सबमिट करना होता है कि क्वेश्चन सबमिट करने होते हैं। अगर वो संबंधित मंत्रालय का सवाल है तो मंत्री सदन में उपस्थित होगा, आपका जवाब देगा। अभी संसदीय प्रक्रिया आपको पता नहीं, डिबेट करने चले गए, चुनाव का हवाला दे रहे हैं। अरे भैया, प्रक्रिया पूरी समझिए संवैधानिक, तब ना बोलिए आकर के। डॉक्टर रोहित, तभी तो मैंने कहा कि एक सामान्य सांसद की तुलना प्रधानमंत्री से तो करना ही गलत है। मैं डेजी जी के पास जा रहा हूँ, डेजी रैना के पास जा रहा हूँ। ठीक है। पैरामीटर होते हैं। मैं इससे पहले एक संस्था में था जो एमपीज को रेटिंग रैंकिंग करती थी, जिसमें 5 पैरामीटर्स होते थे। आपकी अटेंडेंस, आपका एम्पिलेट फंड, आपका प्राइवेट बिल पार्टिसिपेशन, आपका जो प्रश्नकाल में डिबेट में जो पार्टिसिपेशन होता है वो, ये डिबेट और आपकी रिप्लाई का टाइम। जब आप ये सारी चीजों का पालन करते हैं तो आपकी रेटिंग रैंकिंग सदन में डिसाइड होती है। और एक दिन पहले कम से कम, अन्यथा सदन के पहले ये बता दिया जाता है कि इस दिन इसका सवाल होगा, इस दिन ये संबंधित मंत्री सदन में उपस्थित होगा। माथुर सर, मैं सही हूं क्या?
बिल्कुल सही है, ये प्रक्रिया सभी को पता है, जो भी थोड़े जानकार लोग हैं जानते हैं। डेजी रैना के पास जा रहा हूँ, ठीक है डॉक्टर रोहित, डॉक्टर रोहित आई हैव टू गो टू डेजी आल्सो। डॉक्टर रोहित, ठीक है, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेडी हैं, उनको भी मौका देना है। डेजी मैम, एक चीज ये भी है, राहुल गांधी बहुत मुखर है, पार्टी का पक्ष रखते हैं, सवाल करते हैं, बीजेपी को बड़े मौक़ों पर उन्होंने घेरा है, चाहे चुनाव की बात रही हो, चाहे किसान बिल रहा हो, उन तमाम विषयों पे बहुत मुखर रहे राहुल गांधी, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन संसद के बाहर जितना बोल रहे हैं, संसद के अंदर भी तो उतना बोलना चाहिए। बाहर आके कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रक्रिया है भाई, आप सबमिट करेंगे क्वेश्चन, आपको बोलने का मौका मिलेगा, संबंधित मंत्री या जो विभाग जो मंत्रालय है वो आपको जवाब देगा। अपने क्वेश्चन अपना सबमिट करिए, सबको बोलने का हक है, सभापति जी सबको बोलने देते हैं और हर सांसद का बोलने का हक भी है, वो कोई नहीं मार सकता लोकसभा के अंदर। तो राहुल गांधी जी बाहर इतना मीडिया के सामने इतनी बातें, मुझे बोलने नहीं दिया गया, राजनाथ सिंह ने बोला, फलाने ने बोला, ढिकाने ने बोला, आपका भी तो नंबर आएगा ही, बोलना है, सभी को बोलना है। 32 दिन का सेशन है मैम। सबमिट नहीं किया होगा क्या? कांग्रेस पार्टी कल की पार्टी है, 1942 की पार्टी नहीं है। ये पुरानी पार्टी है, जिन्होंने देश को आजाद किया, उनको सारी चीजें पता है, हमें कैसे वहां पर सब्जेक्ट विषय देना है, मतलब एक दिन पहले और उस अगले दिन हमें उसका जवाब मिलेगा, अपोजिशन पार्टी उसकी जवाब देगी। क्या आपको लग रहा है ये विषय हमने सबमिट नहीं किया होगा? जबकि उन्होंने सब विषय सबमिट किया था, तभी जब उनको बोलने नहीं दिया तब उन्होंने हंगामा बाहर मचा दिया है। जबकि हमेशा वो सच बोलने के उसमें रहते हैं कि उनका सच दबाया जाता है, इसलिए कहीं जनता के सामने हमारा पोल न खुले और दुनिया हमें न देखे, इसलिए उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। ये हमेशा रहा है कि भाजपा बोलती ज्यादा है और काम कम करते हैं। ये मैंने पहले ही बोला है आपको, विदेश पे ज्यादा, हमें विदेश दौरे पे ज्यादा है, उस पर हमारा ज्यादा ध्यान है, अपने देश पे कम ध्यान है, जबकि हमारा विकास यहाँ पर नहीं हो रहा। जो दे हमें डॉक्टर रोहित कुछ कह रहे हैं, पीसीआर उनको ऑडियो भी दीजिए। हाँ, हमने भारत पे रखना होगा, लेकिन हम संसद में बोलने दे रहे हो, आप यूं ही बोल रहे हो कि उन्होंने विषय सबमिट नहीं किया। विषय सबमिट करते हुए उनको बोलने दिए जाए, इसलिए हंगामा हुआ था। लंदन का वीजा, ये बातें बनाने वाली है और कुछ नहीं, उन्होंने विषय सबमिट किया हुआ था, उनको बोलने नहीं दिया गया, इसलिए हंगामा हो गया। क्या उनको इतना नहीं पता होगा आज तक कि हमें विषय सबमिट करना है? बातें हैं, ऐसे नहीं बोला जाता है। भाजपा के लोग हमेशा सिर्फ अपनी बातों से, अपने झूठ से, अपने शोर से लोगों को दबाते हैं। ऐसी बात मत करिए। जगदम्बिका पाल जी ने रिकॉर्ड कहा है, किसी विपक्षी नेता ने समय नहीं मांगा। डेजी रैना, अगर वो गलत बोलेंगे डेजी रैना, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगी, जिसमें विपक्ष के भी नेता होते हैं। डॉक्टर रोहित, ठीक है, सच पकड़ा जा रहा है। डेजी रैना, सर मैं डेजी रैना कहूंगा, क्या हम सब ने वो, डेजी रैना मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, एक सेकंड। डेजी रैना, क्या राहुल गांधी इतने कमजोर नेता हैं कि वो किसी के दबाने से दब जाएंगे? क्या वो इतने नए पॉलिटिशियंस हैं कि उनको संसद का कायदा, वहाँ की बातचीत, मर्यादा, वहाँ की प्रक्रियाएं ना पता हो? इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, उनकी पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, उनके परिवार के लोगों ने देश के बेहतरी के लिए बहुत सारे काम किए, उनके परिवार से पहले प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उनके परिवार से बहुत सारे ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने एक बहुत बड़े रिफॉर्म किए हमारे देश के लिए। तो क्या राहुल गांधी इतने कमजोर पॉलिटिशियन है कि बीजेपी दबा देगी या कोई भी दबा देगा किसी को? राहुल गांधी वेल स्कॉलर है, राहुल गांधी वेल स्कॉलर है। सुनिए ना, राहुल गांधी के लिए तो गुलाम नबी साहब ने बोली है, उनका बात करने का ये बात उन्होंने खुद बोली है कि जो आदमी 24 मिनट राजनीति नहीं कर रहा वो उस आदमी से लड़ने जा रहा है और 24/7 राजनीति करता है। ठीक है, रितेंद्र माथुर के पास जा रहा हूं। रितेंद्र माथुर सर, ठीक है। डेजी मैम, पॉइंट टेकन। माथुर सर, मुझे एक बात बताइए, राहुल गांधी जिस कद और पद के नेता हैं और जितना उनका पॉलिटिकल करियर जितना लंबा रहा है, यूपी की सियासत को भी समझते हैं, बिहार में भी जाते हैं, दक्षिण भारत की सियासत को भी समझते हैं। डेजी मैम, प्लीज अलाउ मी टू आस्क क्वेश्चन मैम, प्लीज। आई हैव गिवन यू इनफ टाइम टू स्पीक, जस्ट गिव मी 1 more minute। माथुर सर, तो राहुल गांधी जिस कद और पद के नेता हैं, कोई नए नेता तो है नहीं कि उनको प्रक्रिया नहीं पता और इतने कमज़ोर भी नहीं है मौखिक रूप से कि उनको दबा दिया जाए और वो कुछ कह ना पाए। क्या ऐसे नेता है राहुल गांधी? क्या बीजेपी उनको दबा देती है? नहीं होता, उनकी अंग्रेजी हिंदी अच्छी है, उनके पास सब्जेक्ट विषय की जानकारी हो सकता है कि नहीं हो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, विषय को लेकर हो सकता है कुछ नहीं चाहते बोलना। तो राजनीति का बहुत सारी चीजें होती है जो बोली जाती है और बोली नहीं भी जाती है, ये पॉलिटिक्स होती है अक्सर। अब उनके पास कोई सलाहकारों की कमी भी नहीं है। कांग्रेस के अंदर ना सलाहकार कम है, ना राहुल गांधी जी कुछ ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो अक्सर होता है कि कांग्रेस में क्या सलाहकार खत्म हो गए हैं, क्या हो गया है।
तो ये सब बातें सामने निकल के जब आती हैं तो इसमें मैं नहीं मानता कि राहुल गांधी कहीं कमजोर है, पर ये है कि वो मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं या वो इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब मेरे प्रोड्यूसर देव कह रहे हैं आप टू क्लोज द शो। राकेश रंजन, मैं आपको 40 सेकंड दे रहा हूँ, प्लीज कंक्लूड करिए, क्लोजिंग कमेंट्स। राकेश रंजन। इसलिए मात्र 12,000 वोटों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन में। इस बार पूरा खेल इसीलिए खेला जा रहा है कि जो भी शोषित, वंचित, दलित, गरीब, मजदूर है उनका वोट काट दिया जाए, और ये लोग इतना डरे हुए हैं कि उनका वोट बंदी कर। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रोहित, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डेजी मैम, बहुत श्रुक्रिया, आप हमारी डिबेट में आई और I'm very sure कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ती रहेंगी। माथुर सर, बहुत शुक्रिया आपने इनपुट्स देने के लिए। राकेश रंजन, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, डर किसको है, कौन डर नहीं रहा है? किसे लगता है वो जीत जाएगा, किसे लगता है वो हार जाएगा। डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स दो ऐसे डेफिनेशन, ऐसे विशेषण हैं जिनके बारे में सिर्फ प्रभु जानते हैं, भगवान जानते हैं। कोई नहीं बता सकता क्रिकेट की अगली बॉल पे विकेट है या छक्का। रुकना छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी हैं।